हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आप लोगों की तरफ से प्यार भी बहुत अच्छे से मिल रहा है और साथ ही हम लोग जो है अब डेली के डेली क्लास भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था ना कि मेरे घर पे शादी थी, तो उस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें थी कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए आज जो है आपको लाइव क्लास भी नहीं मिल पाएगी और कल भी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। तो उसी चीज़ के लिए जो है फिर इसके बाद में, शादी के बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। अभी तो हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे, अब प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, क्योंकि देखो टाइम हमारे पास यही है जो भी है। दिसंबर में बचा हुआ है, जो भी टाइम जितना बचा है बस यही इतना ही टाइम है। तो फिर इसीलिए अब इसी टाइम में हमको जो भी करना है सब इसी टाइम में करना है। ठीक है, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं और जीएस में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूनिट क्या है? क्या लिखा हुआ है कि इकाई क्या है? यूनिट इज, तो इकाई क्या हो जाएगी? चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माप की विधि है, अज्ञात मात्रा जिसे संबंध में कुछ मापा जाता है। माप की मात्रा है, अज्ञात मात्रा जिसे मापा जाता है। नहीं, तो यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? अज्ञात मात्रा जिसे संबंध में कुछ मापा जाता है। चलो पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार वाद्य का युग्म सही नहीं है? चलो यहाँ पे शिव कुमार लिखा हुआ है बांसुरी से, फिर बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ शहनाई से, जाकिर हुसैन तबला से और रविशंकर सितार से। तो बिल्कुल सबके सब सही लिखे हैं, सिर्फ पहला वाला जो लिखा है शिव कुमार शर्मा जो है, ये जो बांसुरी से लिखा हुआ है, तो ये बांसुरी से तो है नहीं, क्योंकि शिव कुमार शर्मा जो है ये आपके संतूर वादक हैं। क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप ऐसे संतूर, आप यहाँ पे बांसुरी काट लीजिए और संतूर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर, कुल होने पर क्या लिखा हुआ है? कुल होने पर राजकोषीय नीति का अधिशेष बनाती है। क्या बनाती है? चलो व्यय और कुल प्राप्तियां, प्राप्तियां व्यय से अधिक, व्यय प्राप्तियों से अधिक, प्राप्तियां और कुल व्यय में अंतर। देखो जो कुल प्राप्तियां जो व्यय से अधिक होने पर राजकोषीय नीति का अधिशेष बनाती हैं, यानी कि रिसिप्ट मोर देन एक्सपेंडिचर्स, तब जो है आपका राजकोषीय नीति का अधिशेष बनता है। चवालीस नंबर, चलो 44 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है ब्याज की दर है वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई को भुगतान करना पड़ता है यदि वे विपरीत कर देने की कमी के मामले में इसे पैसा उधार लेते हैं। तब क्या हो जाएगा? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर और मुद्रा दर। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो आपका जो बैंक रेट होता है ये वो हो जाएगा, उस पर पैसा उधार देता है, क्योंकि देखो इसने लिखा है ब्याज की दर वाणिज्य बैंकों द्वारा। वाणिज्य बैंक कौन से होंगे? जो हमारे जो 14 नेशनलाइज बैंक हैं ये वो हो जाएंगे। आरबीआई को भुगतान करना पड़ता है यदि वे विपरीत कर देने की कमी के मामले में इसे पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, तो क्या वो हो जाता है? वो बैंक रेट होती है। चलो भाई 45 नंबर देखो। 45 नंबर क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस जीव ने में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है? किस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है? तो लिखा हुआ है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, राइजोपस, विषाणु और नीले हरे सवाल। तो बिल्कुल जो नीला हरा सवाल दे रखा है इसमें क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 45 नंबर देखो, सॉरी 46 नंबर देखो, 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है? ठीक, चलो यहाँ पे दे रखा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर हिमालय, अरावली और राजमहल पहाड़ियाँ, यानी कि राजमहल हिल्स। तो देखो ये जो अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत कहलाते हैं जो या तो नदी के द्वारा कट के सिर्फ अब समतल के रूप में आ गए हो, या पठार बन गया हो, या उनकी ऊंचाई कम हो गई हो, या कह सकते हैं वायु के माध्यम से या मिट्टी के कटान से जो है इनका जो है कट कट के वो इतना छोटा हो गया है कि वो क्या हो गया है, वो उसका शिखर जो है वो गायब हो गया है, अब वो पठार बन गया है, या कह सकते हैं कि बहुत कम नीचा रह गया। जैसे आप हरिद्वार में जाएंगे तो वहाँ के पठार अब बहुत नीचे, उनके जो पहाड़ हैं देखने में ऊंचे लगते हैं लेकिन चढ़ाई अब करके जाओ तो बहुत नीचे रह गए, उनके पहाड़ जो है वो नीचे हो गए हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाई उनमें रही नहीं, तो वो अवशिष्ट पहाड़ में गिन सकते हैं, लेकिन वो कहे नहीं जाएंगे, अभी नहीं कहे जाएंगे, लेकिन वो गिन सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं जिन्होंने पुराने समय में देखा हुआ है तो वो कह सकते हैं। बाकी अवशिष्ट पर्वत नहीं है तो जो हिमालय है, हिमालय तो अभी बलित पर्वत है, वो उसमें अवशिष्ट पर्वत में कहाँ से आ जाएगा?
ठीक है, तो वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। देखो इसमें अरावली की जो पहाड़ियाँ दे रखा है, तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान से स्टार्ट होकर दिल्ली में खत्म हो जाती हैं। दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ पे पहाड़ियाँ भी थी, कोई कह ही नहीं सकता है। दिल्ली में ही अरावली की पहाड़ियाँ को जो खात्मा होता है वो दिल्ली में ही होता है। चलो 47 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ मिट्टी की एक परत जो लगभग सतह के समांतर होती है और इसे मृदा के विशिष्ट गुण होते हैं, उसे के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है, तलशिला कहा जाता है, अपशल्कन कहा जाता है, मृदा सशंतर कहा जाता है। अच्छा, तो देखो जब इसने कहा है मिट्टी की एक परत जो लगभग सतह के समानांतर होती है और इसमें मृदा के विशिष्ट गुण होते हैं, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आप कक्षा 7 की जो किताब होगी, क्लास 7 की किताब होगी, एनसीईआरटी की बुक उठा के पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल ऐसे कैसे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेल बेड जो होता है, यानी कि जो मृदा संस्तर होता है, ये जो मृदा संस्तर होता है कौन सा है, इसमें जो होता है कि एक तो इसमें सब चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपके पत्ते सूख गए, पत्ते सूखने के बाद वहीं पड़े रहे, पड़े पड़े वो क्या हो, मिट्टी में मिल गए, तो वो खाद के रूप में काम कर जाते हैं। तो ये वही वाली मिट्टी होती है। ठीक है, 48 नंबर लिखा हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लिखा हुआ है जो वाहिनी ग्रंथियां और नलिका विहीन ग्रंथियां। इनमें जो लिखा हुआ है तो इनमें से पूछा है कि इसमें जो है इस अंतःस्रावी ग्रंथि, तो यहाँ पे जो नलिका विहीन ग्रंथियां लिखे हुआ है, डक्टलेस ग्लैंड्स, यही जो है ये आपकी क्या हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ यही जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी। चलो 49 नंबर देखो क्या हो जाएगा। हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है। कौन से संग्रहालय में स्थित है? जो हिल पैलेस है वो किस संग्रहालय में स्थित है? तो लिखा हुआ उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो जो हिल पैलेस है वो केरल में स्थित हो जाएगा। ठीक, जो केरल में, जो केरल का संग्रहालय हो जाएगा, इसमें पुरातात्विक संग्रहालय और महल है। ठीक है, ये कोच्चि के पास जो है एक त्रिपुरीनाथ जो है नामक एक स्थान पड़ेगा, वहाँ पे ये है। ठीक है, और केरल का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। चलो 50 नंबर देखो क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने के लिए आपको सारे पहले पता होने चाहिए कि नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। ठीक है, तभी आप इसके बारे में बता पाएंगे। खैर, इसमें सीमा साझा करता है तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपको लगेगा क्योंकि गुजरात तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब गुजरात मतलब जो ऐसे करके नक्शा ऐसे करके और फिर जो ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो इसमें ये जो है गुजरात का हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा पड़ जाएगा। और नेपाल कहाँ पे है? ये वाला। तो हमारा जो यूपी का हिस्सा ये पड़ेगा, यूपी लगता है, बिहार लग जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड लग जाता है, सिक्किम भी लग जाएगा, पश्चिम बंगाल भी लग जाता है, बिहार तो लगता ही लगता है। ठीक है, नेपाल के साथ इतने लग जाएंगे। चलो 51 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सही कथन का चयन करना है। चलो भाई चयन करते हैं। रेयान को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, और रेयान और रेशम प्राकृतिक फाइबर हैं। रेयान एक और नायलॉन जो है मानव निर्मित फाइबर है। नायलॉन जो है मानव निर्मित फाइबर है। यहाँ पे उसने पूछा है कि सही का चयन करना है। तो देखो जो इसमें पहला सही है, रेयान को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। बिल्कुल, रेयान और रेशम प्राकृतिक फाइबर है। नहीं, जब ऊपर वाले में एक सही होगा तो ये दूसरा तो गलत ही हो जाएगा। फिर रेयान और नायलॉन मानव निर्मित है। बिल्कुल, मेन मेड है। नायलॉन मानव निर्मित है, ये भी हो जाएगा। जब यहाँ पे नायलॉन है तो ये, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। चलो 52 नंबर देखो। संतरे के रस में अम्ल होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है। लिखा हुआ है साइट्रिक, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक और एसिटिक। तो जो संतरे का रस होता है उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। चलो 53 नंबर देखो। 53 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन कार्बन, निकेल और जिंक के साथ लोहे को मिलाकर बनाया जाता है? कौन जो है निकेल, कार्बन और जिंक के साथ मिलकर साथ लोहे को मिलाकर बनाया जाता है। कौन से मिलता है? तो उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ये स्टेनलेस स्टील में जो मिक्सचर मिलाया जाता है यही मिलता है। चलो 54 नंबर देखो क्या हो जाएगा। एक विलयन, क्या लिखा हुआ? एक विलयन है जिसमें निलंबित कण तरल बूंद होते हैं और निरंतर चरण भी तरल के रूप में होते हैं। दो चरण अमिश्रण ही होते हैं। देखो यहाँ पे ये साइंस आपको इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि डीएसएसबी में जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है वहाँ पे दो तरीके की जीएस आती है। एक आती है 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, नहीं सॉरी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कुछ जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड वाले में सरल होता है, ये थोड़ा सा कठिन पार्ट होता है। तो चलो यहाँ पे इसको इमल्सन कहते हैं या कह सकते हैं पायसन। क्या कहते हैं? इमल्सन या पायसन।
चलो 55 नंबर देखो, एक नए स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को कहा जाता है, जो नए स्थान पर जो प्रवासी जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? चलो देखो क्या क्या दे रखा है, आश्रय, विस्थापित और अप्रवासी और प्रवासी। जब नए स्थान पे जाएंगे तो अप्रवासी इमिग्रेंट कहलाते हैं, आई वाला, ठीक है। और जो ई वाला होता है ये वापस आने वाले लोगों के लिए होता है, जो मतलब इंडिया वापस आते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में वापस आए तो ई वाला इमिग्रेंट, और इंडिया से बाहर गए तो आई वाला इमिग्रेंट। चलो फिर ये इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों इमिग्रेंट ही पढ़े जाते हैं, लेकिन दोनों के पढ़ने का तरीका बस आपको पता होना चाहिए। चलो 56, अंबुबाची मेला किस त्यौहार का, मतलब किस राज्य का त्यौहार है? तो अंबुबाची मेला असम राज्य का त्यौहार है। किसका है? असम का। देखो यहाँ पे जैसे कुंभ मेला कहाँ लगता है पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बटेश्वर मेला भी, और एक बिठूर मेला बिठूर कानपुर में लगता है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। राजस्थान ये पुष्कर, सालासर, अजमेर का उर्स जो है ये सब वहाँ के हैं, और ताड़ेसर का मेला, राजकोट का अष्टमी और मेला जो होते हैं ये गुजरात के हैं। चलो भाई फिर आगे बढ़ेंगे अब। 57 नंबर देखो, ब्रायो फिल्म द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है। अच्छा, जो बायो फिल्म है, ब्रायो फिल्म, ये किसके द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है? चलो देखो, वनस्पति प्रचार, विखंडन और मुकुलन, फिर बीजाणु निर्माण। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मुकुलन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मुकुलन, जिसको बडिंग कहते हैं। चलो 58 नंबर, ज्वार नृत्य राज्य से संबंधित है। जो ज्वार नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो नृत्य की बात हो रही है तो ज्वारा, जो नृत्य ज्वारा लिखा हुआ है, ज्वारा किसका है? तो मध्य प्रदेश का नृत्य हो जाएगा, ठीक। और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, दप्पू है और लंबाडी है। महाराष्ट्र में लावड़ी, डिंडी, दही कला जो होती है। कर्नाटक में यक्षगान, सुग्गी, लाम्बी और करगा। उड़ीसा में छाऊ और क्या होता है? धुमूरा होता है, धुमूरा कहते हैं उसको। चलो 59 नंबर, इन इंग्लिश को छोड़ो, केंद्रीय बजट 2019 है। 2019 के लिए खैर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें कोई खास ऐसी बात थी नहीं। देखो मेन चीज़, जब 2019 की बात है तो हमसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी चलो लगा लेते हैं। एंजल कर था, जिसको एंजल टैक्स कहते थे, वो छोड़ो। 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है? किसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है? चलो, बगान कृषि लिखा हुआ है, गहन निर्वाह कृषि लिखा हुआ है, स्थानांतरण की खेती और आदिम निर्वाह कृषि। तो जो स्थानांतरण की खेती लिखा हुआ है इसी को स्लैश एंड बर्न कहते हैं। पहले ये लोग वहाँ पर रहते हैं, मतलब खेती करते हैं, और खेती जब मतलब ज़मीन हो जाती है तो उसको जला के ख़त्म करके वहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलो अब देखो, अब क्वेश्चंस आपको कुछ लाइट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको हमेशा लाइट मिलेंगे, क्योंकि डीएसएसबी है, डीएसएसबी हमेशा एक थोड़ा सा पैटर्न वैसे रखता है। चलो 61 नंबर, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 27 जून को, 27 जुलाई को, या 2 जुलाई को। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। एक डॉक्टर थे ये, विधान चंद्र राय, ये उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। चलो 62 नंबर, जीवन ने अनजाने में मुझे जो सबक सिखाया है वह किस अभिनेता की आत्मकथा के बारे में बताता है? तो ये अनुपम खेर की आत्मकथा के बारे में बताया गया था, ठीक है, ये उन्हीं से रिलेटेड थी। चलो भाई 63 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और के बीच लड़ा गया था। तो जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन के, ठीक है, तो उसमें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था? मेन चीज़ पहले तो चलो हम लोग ऑप्शन पे बाद में चलेंगे, पहले तो हम लोगों को यहाँ पे यही देख लेना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ठीक है। द्वितीय युद्ध 1192 में, ठीक है। तो द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है। और जो तृतीय जो हुआ था वो कब हुआ था? उसमें तो गौरी जीता था, उसमें तो खैर गौरी जीता था। तृतीय युद्ध जो हुआ था उसमें गौरी जीता था। खैर पहला जो युद्ध हुआ था 1191 में, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से हार गया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1192 में, फिर क्या हुआ, पुनः जो है वो गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फिर जब जो तृतीय जो युद्ध हुआ वो भी इन्हीं के बीच में हुआ, फिर उसमें मोहम्मद गौरी जो है जीत गया था और उसने जो पृथ्वीराज चौहान थे इनको मार दिया था।
ठीक है। और जो उसने जो गौरी था उसने दिल्ली, कन्नौज और अजमेर पर जो है उसके अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो किसके किसके, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है, तीनों युद्ध जो हैं इन्हीं तीनों के मध्य, दोनों के मध्य हुआ है। चलो 64 नंबर, अप्रैल 2019 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसी को भी चुना गया हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, डेविड मालपासा थे। कई बार नाम आपको जब करंट वगैरह उस समय पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे याद हो जाती है। चलो खैर, 65 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के परिषदों की स्थापना का आवंटन किया गया है? राज्यों की जो राज्यों की परिषद होती है उनके स्थानों के जो आवंटन का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? यानी कि 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो जब जो राज्यों के परिषद हैं इनका स्थान अगर देखेंगे तो 4th शेड्यूल कहा जाएगा, या चौथी अनुसूची जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या था, हाँ, परिषदों के जो राज्यों की जो परिषद थी उनकी स्थापना का आवंटन इसी में किया गया है। 10वीं अनुसूची में आपको पता है कि दल बदल बताया गया है। ठीक है, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें भारतीय राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन के बारे में और भत्ते के बारे में बताया गया है। जो 9वीं अनुसूची है वो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का इसमें उल्लेख किया गया है। चलो, वैसे भी हम लोग जीएस की क्लास, जो हमारा इसका एग्ज़ाम होना है आरओ का, उसके लिए हम लोग जीएस की क्लास तो खैर कंटिन्यू करेंगे ही। उस जीएस की क्लास में आपको जब मैं ये पॉलिटी वगैरह पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। चलो, 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने पदक जीते थे? 2018 में जीते थे, हमसे नहीं मतलब है, 66 जीते थे। खैर, इतना पुराना क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। चलो 67, आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? आपातकालीन की बात कर रहा है तो आपातकालीन याद रखना, ये किस में निहित है? पहले तो ऑप्शन देखो, भारत में क्या लिखा है? पार्ट 10, एक्स का मतलब 10, पार्ट 1, और फिर उसके बाद में क्या दे रखा है? पार्ट 20, और फिर पार्ट 10 और 5 15 और 3 18, यानी कि पार्ट 18। ठीक, तो जो आपातकाल की बात आएगी तो वो हमारे भाग 18 में है। भाग 20 में जो है क्या दे रखा है? वो संविधान संशोधन है। भाग 10 में क्या दे रखा है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। पार्ट 1 में क्या दे रखा है? उसमें संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र है। पार्ट 5 में क्या है? उसमें संघ है। और पार्ट जो 15 पड़ेगा उसमें निर्वाचन है। ठीक है, तो किस ऑप्शन को पिक करेंगे हम लोग? तो हम लोग यहाँ पे 18 को पिक करेंगे। 18 में जो है आपातकालीन का प्रावधान 18 में दे रखा है। चलो 68 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? प्लास्टिक, टेरकोटा और रबड़। तो हड़प्पा कालीन जब जो उस समय पे हुआ था तो उसमें किसकी खोज, मतलब किसको यूज की प्रयोग किया जाता था? तो आपने बहुत नाम सुना होगा टेरकोटा। ठीक है, तो जो टेरकोटा होता था इनको कहा जाता था, मिट्टी के पके हुए बर्तनों को टेरकोटा कहा जाता था। ठीक है, वही उपयोग में लाए जाते थे। तब सही था, प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं होती थी, लोगों को कैंसर नाम की कोई बीमारी इस टाइप की होती नहीं थी। आज के समय में आप चाय भी लेने जाइए तो वो भी पॉलीथीन में भर के देते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे खून में मिलने लगी है। और क्या ही देखना है, यही तो कलयुग है और यही जो है आपको बर्बाद करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप धीरे धीरे इसके या तो आदी बन जाएंगे या दुनिया ख़त्म हो जाएगी। चलो, क्योंकि इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो चीज़ों को अपने खून में शामिल कर लेती है, अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेती है, वो इतनी जल्दी मरता नहीं है। ठीक है, खैर, लेकिन अब जो है औसत उम्र लोगों की बहुत घट गई है। कहाँ पहले 90-100 साल की औसत उम्र थी, फिर वो 80 साल पे आई, 70 साल पे आई। अब औसत उम्र कितनी गिनी जाती है? 60 साल की। मतलब आदमी कहता है ना, अरे यार 60 साल तक हो जाए बस, भाई सभी 30 साल पहुँचता कहता है, आधी ज़िंदगी तो काटी ली, अब आधी ही तो बची है। तो औसत उम्र 60 साल की बची है। चलो 69 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? चलो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा रहा है, पहले तो वो पढ़ते हैं। ओह भाई, बड़े बड़े लिखे होते हैं ऑप्शन। चलो, काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, मौलिक अधिकार, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो यहाँ पे जो 42 अनुच्छेद है वो काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 42 अनुच्छेद क्या करता है तो आपको बता दिया। फिर 44 भी कई बार पूछा जाता है जिसमें नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये लिखा हुआ है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। बाकी जो हमारा जो मौलिक अधिकार है संविधान के, वो भाग 3 में दे रखे हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है, और भाग 3 जो है वो भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है उसको। चलो 70 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी खेल का युग्म सही नहीं है? अच्छा, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल क्या बैडमिंटन खेलती हैं? साइना नेहवाल बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन ही तो खेलती है यार, टेबल टेनिस थोड़ी ना खेलती है। चलो बिल्कुल सही है। विकास कृष्ण बॉक्सिंग खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। और
ये क्या लिखा हुआ, हुसैमुद्दीन मोहम्मद, ये हाकी लिखा हुआ है, नहीं हुसैमुद्दीन मोहम्मद तो मुक्केबाज हैं भाई, तो ये हाकी को कट कीजिए, लिख लीजिए ऐसे मुक्केबाजी। ठीक, तो मुक्केबाजी से है, बस यहीं पे ये गलत हो जाएगा और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। 71 नंबर, फिर देखो वही है, रूस ने 2019 में ऑर्डर ऑफ द, फिर 2019 का क्वेश्चन है, खैर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आंसर हम लोग पुट करते हैं, तो आंसर पुट कर लेंगे नरेंद्र मोदी। चलो, होयसल वंश का संबंध किस राज्य से है? होयसल वंश का संबंध किस राजवंश से था? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो जो होयसल वंश था वो कर्नाटक राज्य से रिलेटेड था, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है विष्णुदेव बर्मन ने की थी, 1108 से लेकर 1152 तक चला था, ठीक है। उसके बाद में जो होयसल वंश का जो शासन जो है वर्तमान में कर्नाटक के संपूर्ण भाग पर था। जो होयसल वंश की राजधानी थी वो क्या थी? वो हलेबीड थी, ठीक है। इस वंश ने लगभग 317 वर्ष तक शासन किया था। चलो 73 नंबर, मिल्कमैन उपन्यास द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? मतलब मिल्कमैन जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ पे लिखा है अरुंधति राय, सलमान रश्दी, अन्ना बनर्स और किरण देसाई। बस अन्ना बनर्स लिखा हुआ है, मिल्कमैन के नाम से यही तो फेमस ही हैं। और इनकी जो आयरिश मिल्कमैन जो है, आयरिश लेखक जो है वो अन्ना बनर्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास था। 74 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? अब भाई ये क्वेश्चन तो भाई मैं नहीं बताने वाला, इतना सरल क्वेश्चन तो अब तो नहीं बताऊंगा भाई। इतने दिन से मैं सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ, मैंने कोई भी क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहा कि आप लोग कमेंट में बताओ, तो लेकिन इसका मैं जरूर कहूँगा कि ये आंसर कमेंट में बताना है। क्या आंसर? आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मुझे भी देखना है कि इतने बच्चे जो पढ़ते हैं पूरा वीडियो कौन कौन देखता है और यहाँ तक कौन कौन आता है, ये भी देखना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। और हाँ, अगर हो सके तो ये भी बता देना कि किस आंदोलन या किस सन में दिया गया था, ठीक है। करो और मरो का नारा जो है किस आंदोलन या किस सन में दिया गया था, ये भी बता देना। खैर 75 नंबर, 15 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो लिखा हुआ है सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। जो होम रूल लीग है वो एक राजनीतिक दल था, ये याद रखना, जिसने आयरलैंड में सुशासन के लिए आंदोलन चलाया था। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में, और सितंबर 2 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। ये आपका पुणे वाला भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आप लोग याद रखेंगे कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलो 76 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना जो भगवान के निवास का प्रतिनिधित्व करती है किस वास्तुकला का हिस्सा है? चलो भाई देखते हैं किस किस वास्तुकला के बारे में दे रखा है। बौद्ध धर्म, मौर्य धर्म, मुगल और जैन धर्म। तो हर्मिका बुद्धिस्ट से है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जो हर्मिका स्तूप पर बना एक स्थान होता था जो शिखर में अस्थि पात्र की रक्षा हेतु बनी चौकोर जैसी संरचना होती थी, जो भगवान का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक माना जाता था, या बौद्ध धर्म से संबंधित वास्तुकला का हिस्सा था। चलो 77 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 77 नंबर में लिखा हुआ है कि किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? उस समय पे विनोद खन्ना को खैर मिला था, उस समय पे विनोद खन्ना को मिला, और उसके बाद ही विनोद खन्ना कुछ दिनों बाद नहीं रहे थे। चलो 78 नंबर, 2022 राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो ये तो आपके अभी आयोजित हो चुके हैं, तो आपको पता होगा कहाँ आयोजित हुए थे, इंग्लैंड में आयोजित हुए थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 79 नंबर में क्या क्या दे रखा है कि किसके माध्यम से भारत में संशोधन अधिनियम की नगर पालिकाओं को पेश किया गया है? अच्छा, 53वां संशोधन अधिनियम 1986, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 17वां संशोधन अधिनियम 1992 और 52वां संशोधन अधिनियम 1985, जिसके माध्यम से भारत में संशोधन अधिनियम की नगर पालिकाओं को पेश किया गया। अच्छा, नगर पालिका, तो नगर पालिका आपका 70वां संविधान संशोधन था, ठीक है। कौन सा? 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है, नहीं 70वां कहाँ, नगर पालिका तो 74वां था, 70वां तो दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। उसमें विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था, ठीक है।
चलो 53वां जो है 1956 में, इसमें मिजोरम राज्य को जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 17वां जो है 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। और जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है, इसमें दल बदल जोड़ा गया था। चलो अंतिम क्वेश्चन है आज के जो हमारा जीएस की क्लास है उसका, भारत में स्थानांतर गमन यानी कि प्रवास के मुख्य कारक क्या हैं? गरीबी, मतलब आदमी यहाँ से क्यों जाता है उसका ये पूछा जा रहा है कि मतलब यहाँ से जो है दूसरी जगह पे रहने के लिए क्यों जाता है, माइग्रेशन क्यों होता है इन इंडिया में। तो गरीबी है, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है। तो किसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब माइग्रेशन, भारत में जो स्थानांतर गमन जो है, जो प्रवास कहा जाता है, ये किस कारण से होता है? तो गरीबी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, तो ये तीनों की वजह से ये चीज़ होती है। तो दोस्तों फिर आज की जो हमारी 40 क्वेश्चंस की क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको आज लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि शादी थी, क्योंकि रिकॉर्ड आपको पहले ही कर लिया गया था ये वीडियो शादी की वजह से। तो आप लोग वीडियो का एंजॉय कीजिए, आपको वीडियो जीएस का भी मिल रहा है और हिंदी इंग्लिश का भी मिल जाएगा, बस आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। और आपकी जो रीजनिंग और जो कंप्यूटर की क्लास लाइव होगी वो आपको वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।